नीट जेईई की प्रिपरेशन करने वाले सभी डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे proposed two laws of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. These laws are very important for entrance purpose and for numerical point of view. For problems, numericals point of view. तो पहले हम चलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। देखिए दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देखो, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग मोल्टन NaCl। अपना पहले क्लास में पढ़ाई हो गया इसका। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग मोल्टन NaCl। When the electricity is passed through this cell, molten NaCl undergo electrolysis, depositing sodium metal at the cathode. Depositing sodium metal at the cathode. ये रहा cathode. Depositing sodium metal at the cathode and liberating chlorine gas at the anode. Okay, what happens to the size of cathode? यहाँ सोडियम की डिपोजिशन होने की वजह से कैथोड becomes larger. कैथोड क्या बनेगा? मोटू 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 बनेगा and size of cathode increases due to deposition of sodium. बराबर? ये जो सोडियम का हम यहाँ वेट डिटरमाइन करने वाले हैं। मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, ये किस चीज पर डिपेंड है? वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन, क्या साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड है, या अमाउंट ऑफ NaCl पर डिपेंड है, या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने जा रहे हैं उस पर डिपेंड है, या वो कैथोड के साइज पर डिपेंड है? देखो, चार ऑप्शंस क्या है? द मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कंटेनर, अमाउंट ऑफ NaCl टेकन, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्या होगा भाई मेरे आंसर? यस, यस, यू आर करेक्ट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यही तो फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना भैया। पहले ही हमने बोल रखा है, रटने का नहीं। आप ही ने तो आंसर दे दिया। मतलब जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना सोडियम का डिपोजिशन बढ़ेगा, जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना क्लोरीन का लिबरेशन ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या बनेगा? Mass of the substance, weight of the substance deposited at the electrode. The weight of the substance deposited at the electrode is directly proportional to quantity of electricity passing through the cell. Quantity of electricity passing through the circuit. समझे? क्या समझे? ये देखिए, मैथमेटिकली W is the weight of the substance deposited and Q is the quantity of electricity taken. So according to Faraday's first law, क्या स्टेटमेंट था फैराडे का फर्स्ट लॉ का? Weight of the substance deposited is directly proportional to quantity of electricity passing through the circuit, passing through the electrolytic cell. आगे बढ़ाते हैं लॉ को, लेकिन हमें मालूम है क्या? यहाँ W, ये W इज प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब W इक्वल टू क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z इनटू Q। समझे? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेकिन हमें मालूम है, हम जानते हैं क्या
Q is the coulomb of electricity and coulomb equal to I is current in ampere into time in second. Q equal to IT, कुछ लोग IT बोलते हैं, कुछ लोग CT बोलते हैं, करंट का नोटेशन I भी है और C भी है, बट Q equal to IT, therefore W equal to क्या बनेगा ZIT. रिमेंबर करने में आसान, लर्न करने में आसान, W equal to ZIT. जीत गए आप, क्या हो गई आपकी जीत, ZIT जीत, W equal to ZIT. This is the basic formula of Faraday's first law of electrolysis. हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें मालूम है क्या, बट Z इक्वल टू E बाई F, E इज इक्विवेलेंट मास, F इज फैराडे, लेकिन हमें मालूम है Z इज E बाई F, सो देयरफॉर W इक्वल टू E बाई F इनटू IT. समझे, ये वैल्यू रख दी हम यहाँ, Z का सब्स्टिट्यूट किए, E बाई F इनटू IT इक्वल टू, अब देखो यहाँ EIT, F का वैल्यू रखे, F is Faraday, the value of Faraday is 96,500 coulombs, so 96500. ओके, और आगे बढ़ते हैं, आप जानते हो क्या, इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. सो ये इक्वेशन आगे बढ़ गया, W इक्वल टू E का वैल्यू m अपॉन n इनटू IT अपॉन 96500. जिस तरह से यूज करना चाहते हो वैसा यूज करो, चाहे एग्जाम बोर्ड की हो, नीट की हो, जेडबल की हो, तोड़ मरोड़ के रख दो, सारे कंसेप्ट को निचोड़ दो. राइट, अब हम और एक क्वेश्चन पूछने वाले आपको, क्या, टू सेटिस्फाई Faraday's first law of electrolysis, how many electrodes are required? Every electrolytic cell contain 2 electrodes, कैथोड एनोड. Faraday's first law of electrolysis satisfy करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है भैया, बोलो. यस, कितने इलेक्ट्रोड की, ओनली 1 इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड. टू स्टडी द Faraday's first law, ओनली 1 इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड, मतलब WNA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. आप ऐसे भी बोल सकते हो WCl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ये देखो, हम यहाँ लिखकर बता देते हैं आपको, क्या, WNA weight of the sodium deposited directly proportional to Q, ये भी फैराडे का फर्स्ट लॉ है. WCl is directly proportional to Q, ये भी फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया, ये भी फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया. मतलब टू सेटिस्फाई Faraday's first law, how many electrodes are required? Only 1 electrode is required, only 1 cell is sufficient. समझे? This is all about Faraday's first law of electrolysis. कोई डाउट नहीं इसके बारे में. अब हम आगे चलते हैं Faraday's second law of electrolysis की तरफ. यहाँ सिंगल सेल था भाई मेरे, यहाँ 2 सेल हो सकते या 3 भी सेल हो सकते, 3 से ज्यादा भी हो सकते. 2 or more cells are connected in series. सीरीज में 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हमने कनेक्ट कर दिया. यहाँ देखो, 1 cell contain copper sulfate solution. This is aqueous solution of copper sulfate. Another cell contain aqueous solution of AgNO3. ये हो गया aqueous solution of copper sulfate, और ये रहा aqueous solution of silver nitrate. Okay, in this second law of electrolysis we have considered 2 electrolytic cells connected in series. One cell contain copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate, while another cell contain aqueous solution of silver nitrate. Both these cells are connected in series. दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया. समझ गए? हमें कौन सा प्रोडक्ट रेफर करना है, कंसीडर करना है. We want the product at कैथोड, हमें चाहिए कैथोड का प्रोडक्ट. यहाँ कौन डिपॉजिट हो रहा है भैया कैथोड पर, कली चार्ट में हो गया अपना. यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट होगा कॉपर, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है. दोनों सेल में कैथोड का साइज बढ़ रहा है, कैथोड का साइज बढ़ रहा है, कैथोड के ऊपर का डिपॉजिशन भी बढ़ रहा है. राइट, तो यहाँ किसका वेट कंसीडर करना पड़ेगा हमें, मास ऑफ कॉपर. यहाँ किसका मास कंसीडर करना पड़ेगा, वेट ऑफ सिल्वर. वेट बोलो या मास बोलो, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ सिल्वर. अब आप बोल सकते पहले लॉ में क्या था,
the weight of the substance deposited is directly proportional to quantity of electricity. यहाँ गौर करो मेरे भाई, in both the cells same quantity of electricity is passing because the cells are connected in series. जब सीरीज में दोनों सेल्स कनेक्टेड है तो कौन सी सेल में से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? दोनों सेल में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। जब दोनों सेल में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब the weight of the substance deposited, the mass of the substance deposited do not depend upon the quantity of electricity but it depend upon some other factor. क्या है उस फैक्टर का नाम? बोल सकते भाई मेरे? उस फैक्टर का नाम है इक्विवेलेंट मास। बराबर? जिसका इक्विवेलेंट मास बढ़ा उसका डिपोजिशन बढ़ा। क्या समझे आप? एंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ कॉपर का मास ज्यादा होगा कि सिल्वर का डिपोजिशन ज्यादा होगा? कॉपर और सिल्वर का, जिसका क्या बढ़ा बोला हमने? जिसका इक्विवेलेंट मास बढ़ा, जिसका इक्विवेलेंट मास बढ़ा उसका डिपोजिशन भी बढ़ा, उसका डिपोजिशन ज्यादा। बराबर? सो व्हेन, अब हम स्टेटमेंट कैसे भूलेंगे? समझ में आ गई बात आपको? व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं। व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द मासेस ऑफ द सब्सटेंस deposited at the cathode at respective electrodes, the mass of the substance deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. मतलब weight of the substance is directly proportional to कौन सा mass? Equivalent mass. This is called as Faraday's second law. The weight of the substance deposited directly proportional to equivalent mass. अब आ जाइए यहाँ। सपोज पहले सेल में उस कॉपर का मास हमने कंसीडर किया WCU और इस कॉपर का इक्विवेलेंट मास है ECU। तो क्या होगा भाई? WCU मतलब weight of the copper deposited is directly proportional to equivalent mass of copper in the first cell. Similarly, इसी तरह से सेकंड सेल की जब बात हो रही है तो क्या होगा? The weight of the substance, weight of the silver deposited, the mass of the silver deposited at the cathode in second cell is directly proportional to equivalent mass of silver. This is second equation from the second cell. समझ रहे कितना आसान पॉइंट है? पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का दोनों आसान होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट द वन वे प्रोसेस, एजुकेशन इज द टू वे प्रोसेस। जितना हम आपको समझा रहे हैं उससे ज्यादा आपकी भी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी चाहिए। योर फेसेस शुड बी डिमांडिंग, आपका माइंड डिमांडिंग होना चाहिए। सर वी वांट मोर एंड मोर नॉलेज। देखिए, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लो। क्या होगा? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ का कांस्टेंट कैंसिल हो गया। कांस्टेंट रहेगा ना यहाँ, तो दोनों तरफ का कांस्टेंट कैंसिल हो गया। क्या होगा? WCU upon WAC equal to equivalent mass of CU upon equivalent mass of AC। अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट ही यूज कर सकते हो, यही क्या लाडले नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स। आप चाहे कौन सा भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करो। मतलब इन जनरल हम ये बोलेंगे, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये पहला कैटायन, पहला सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, ये दूसरा सब्सटेंस का मास है डिपॉजिट हुआ। तो इन जनरल क्या बोल सकते हैं हम? बोलिए W1 upon W2, ये पहला इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पहला इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन। तो W1 upon W2 इक्वल टू E1 upon E2। नहीं तो आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। कैसे? W1, E1 को यहाँ ले लो, W2 को इधर ले लो। W1 upon E1 equal to W2 upon E2। This equation is very important for the numerical point of view, for the entrance point of view। आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो कैसे? अरे भाई, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट मास तो हमें पता ही होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का आपको लर्न होता है इक्विवेलेंट मास। एक का वेट मालूम करा तो दूसरे का मास डिटरमाइन करने का रहता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखो, अगर मान लो हमने 2 सेल के जगह पे 3 सेल्स यूज कर लिए, if 3 electrolytic cells are connected in series then what will happen? अगर
दो के जगह पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट कर लिए तो फार्मूला क्या होगा? if 3 cells are connected in series, if 3 electrolytic cells are used, then this equation will become W1 upon E1 equal to W2 upon E2 equal to W3 upon E3, where W1, W2, W3 are the masses of the substances deposited at the respective electrodes, and E1, E2, E3 are their equivalent masses. Equivalent mass जानते हो ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. यहाँ हमने फार्मूला बताया आपको. इक्विवेलेंट मास इक्वल टू काय हो? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m अपॉन n, मोलर मास अपॉन n फैक्टर. बराबर? दिस इज द Faraday's second law of electrolysis. ओके, दोनों लॉ आपके क्लियर हो गए. फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ. राइट? हम अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं. बराबर? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. द नेम ऑफ दैट पॉइंट इज यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सुनने में बहुत छोटे यूनिट है, सुनने में बहुत छोटा शब्द है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या क्या यूनिट्स है भाई इलेक्ट्रिसिटी के? ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी आ गया. देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट आर दोस 2 यूनिट्स? वन यूनिट इज कूलॉम एंड अनदर यूनिट इज फैराडे. वन यूनिट इज कूलॉम, अनदर यूनिट इज फैराडे. देखिए पहला यूनिट है भाई कूलॉम. कूलॉम, लोम विलोम अनुलोम कूलॉम. पढ़ने में आसान, लर्न करने में आसान. तो पहला यूनिट हो गया आपका कूलॉम. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसा यूनिट है ये? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. छोटा यूनिट है, लाडला यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का. अभी अभी हमने पढ़ा. बराबर? तो Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी. Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी. कुछ लोग कहते हैं Q इक्वल टू C इंटू टी. मतलब क्या हो गया? व्हाट इज I? करंट इन एम्पियर. व्हाट इज T? टाइम इन सेकंड. व्हाट इज Q? कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज C? करंट इन एम्पियर. व्हाट इज T? टाइम इन सेकंड. बराबर? कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, 1 coulomb of electricity. 1 coulomb of electricity equal to 1 ampere. 1 ampere into 1 second. 1 ampere into 1 second. Definition बन गई. कैसे? When 1 ampere of current, सिर्फ करंट नहीं, करंट तो एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है. हमें कौन सा करंट चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट. When 1 ampere of electric current is passing through the circuit for 1 second, जब 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है सर्किट में से 1 सेकंड के लिए, तब हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी बोल सकते हैं? 1 coulomb. 1 coulomb is the quantity of electricity passing through the circuit. बराबर? Passing through the wire or circuit of 1 ampere for 1 second, for the time period of 1 second. 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है 1 सेकंड के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी? 1 कूलॉम. बराबर? ये कूलॉम भाई जो है ना अपने छोटे भाई, इनको आगे लेके चलेंगे बड़े भाई की तरह. ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना बड़ा भाई है कौन? फैराडे. फैराडे इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फैराडे की तरफ थोड़ा ज्यादा गौर कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे. फैराडे ये सेकंड यूनिट है अपना भाई, FARADAY. फैराडे, माइकल फैराडे के नाम पे यूनिट है फैराडे. क्या है? इट इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये लार्जर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का. फैराडे इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या कहेंगे? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है? आप 1 फैराडे का वैल्यू अभी अभी देखे थे फैराडेज फर्स्ट लॉ में, 96,500
कूलम्ब्स, वो देखिए तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली फैराडे? फैराडे है क्या? एक फैराडे जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, when you are passing 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रोड पे कितना डिपोजिशन मिलेगा? कितना मिलेगा बोल सकते क्या? किसी ने पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा? यस, कितना मिलेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट रेट ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम यहाँ आपको मीनिंग बता देते, इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिपॉजिट, क्या होता है? विच डिपॉजिट और लिबरेट, which deposit or liberate 1 gram equivalent mass of substance, 1 gram equivalent mass of substance, 1 gram equivalent mass of substance। देखिए फिर से क्या काम है फैराडे के बारे में? It is the quantity of electricity which deposit or liberate 1 gram equivalent mass of substance। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब हमें कितना सोडियम मिलेगा? उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर। कितना होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम? यस, 23 ग्राम। जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब हमें इक्विवेलेंट मास के इतना सब्सटेंस डिपोजिशन मिलेगा इलेक्ट्रोड पर। ये जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक कैथोड और एनोड, बराबर, इन दोनों इलेक्ट्रोड पे सपोज एक कैथोड है, एनोड है, रेड वाला कैथोड है, ब्लू वाला एनोड, तो इसके ऊपर हमें कितना डिपोजिशन मिलेगा? वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के बराबर। सपोज हमने आपको पूछा, भाई यहां हमने सिल्वर नाइट्रेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, बराबर, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा यहाँ? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर? आप बोलिए 108 ग्राम, 108 ग्राम। अगर सिंपली हाइड्रोजन अगर लिबरेट हुआ तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम क्यों? इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 ग्राम। अगर ऑक्सीजन लिबरेट हुआ तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है? 8 ग्राम, 8 ग्राम। अगर आपने क्लोरीन लिबरेट किया, तब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में क्लोरीन लिबरेट हुआ, कितना क्लोरीन लिबरेट हुआ होगा? 35.5 ग्राम। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? सभी सब्सटेंसेस का क्या? इक्विवेलेंट मास। हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास आपको आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे के लिए। फिर से बोलता हूं मैं आपको, फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिपॉजिट और लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। This is equal to 1 gram equivalent mass of substance। समझे? अब देखो, Faraday is the quantity of electricity which deposit or liberate 1 gram equivalent mass of substance। आप बोलेंगे सर फैराडे तो इसके बराबर है ना 96500 कूलम्ब्स। कौन नहीं बोला? ये भी तो करेक्ट है ना, बराबर। फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब्स। तो आप ये बोल सकते हैं ना, 96,500 कूलम्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द सर्किट, देन दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेड टू बी 1 फैराडे। ये तो 1 फैराडे का वैल्यू है। दिस इज इक्वल, ये 1 फैराडे का वैल्यू हो गया, दिस इज 1 फैराडे का वैल्यू, ये 1 फैराडे का वैल्यू हो गया, बराबर। अब जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सर्किट में से, और एक पॉइंट, दी Faraday also relates the Avogadro's number। भाई मेरे देखो हम कहां चले गए। Faraday Avogadro's number को भी रिलेट करता है। When 1 Faraday of electricity is passing through the circuit, जब सर्किट में से 1 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास होता, तब बोल सकते हैं आप कितने इलेक्ट्रॉन वायर में से पास होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन सर्किट में से पास होते हैं। The number of electron passing through the circuit are 6.022 into 10 to the power 23 electrons। 23 electrons मतलब Avogadro's number of electrons। When Avogadro's number of electrons passes through the circuit, when
Avogadro's number of electron passes through the circuit, then the quantity of electricity said to be 1 Faraday. अब इंपॉर्टेंस समझ में आ गया फैराडे का। फैराडे सिर्फ डेफिनेशन की हद तक मत जाओ, डेफिनेशन अगर बोले तो क्या होगा, फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिपॉजिट और लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। फैराडे का वैल्यू बोले तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्स, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बराबर। अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सर्किट में से तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, 6.022 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर को क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर इज डिनोटेड बाय Na, दिस इज अवोगाड्रोस नंबर। ये अवोगाड्रोस नंबर है, दिस इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। अब आइए अच्छे पॉइंट्स पर, कैसे, अब ये क्या बुरे पॉइंट थे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम आपको पूछने वाले हैं व्हेन 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द सर्किट, बराबर, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब सर्किट से पास हो रहा है तो कितना ग्राम हाइड्रोजन डिपॉजिट लिबरेट हो रहा है, गैस लिबरेट होगा और सॉलिड डिपॉजिट होगा। इट लिबरेट व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज, जानते हो भाई आप लोग, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज, बोलो, दिस liberate what amount of hydrogen, 1 gram of hydrogen, ओके। अब बोलो कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ग्राम क्लोरीन, भाई आप में से कौन बोल सकते हो, क्लोरीन का मास तो सारी दुनिया में फेमस है, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, यस, वो फ्रैक्शन में है 35.5 ग्राम ऑफ क्या, CHLORINE, क्लोरीन, बराबर। आपको कंफ्यूज करूं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। When 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द सर्किट, बराबर, सेल में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, हमने तो यहाँ पूछ लिया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम ग्राम में पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे आपको वॉल्यूम, वो भी लीटर में। अब बोलो क्या, when 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी passes through the circuit, what volume of hydrogen liberated at STP, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिबरेट होगा। अब आपको कन्वर्शन फैक्टर आना पड़ेगा, कैसे, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब हाउ मच लीटर, अब 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू हाउ मच मोल्स, मोल पे जाओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन corresponds to 1 gram hydrogen corresponds to 0.5 mole, and 0.5 mole of any gas, चले गए अवोगाड्रोस लॉ पे, बराबर, मोल का कंसेप्ट, 0.5 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई व्हाट वॉल्यूम, 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो क्या हो गया, 1 फैराडे का प्रोडक्ट क्या बना, 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बारे में बोल सकते हो, 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच मोल, 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच मोल, ये मोल कंसेप्ट का पॉइंट आ गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच मोल, यस, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम का ऑक्सीजन 1 मोल, 16 ग्राम हाफ मोल, 8 ग्राम 1/4 मोल, तो ये हो गया 1/4 मोल, ये 1/4 मोल। हमारा गैस का लॉ क्या कहता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई, 1 मोल कौन सा भी गैस, 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर, तो 1/4 करो ना 22.4 लीटर का, 22.4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, ये 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। लोअर लेवल पे लेवल 1 का अगर क्वेश्चन रहा तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, कैसे, 1 फैराडे लिबरेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन,
11.2 लीटर. 1 फैराडे लिबरेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 5.6 लीटर. समझे? 1 फैराडे लिबरेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, कितना वॉल्यूम क्लोरीन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन मतलब हाफ मोल. कितना? 1/2 मोल and half mole of chlorine equal to 11.2 liter. 11.2 लीटर. ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल आगे बढ़ा देंगे आपको. ये सारे 1 फैराडे के प्रोडक्ट है. 1 फैराडे करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ हम बता दें आपको, यहाँ वाट ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोल सकते हैं आप लोग. वाट ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. यस, क्या मालूम चाहिए आपको? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज एटॉमिक मास? 24. वैलेंसी मैग्नीशियम की डाइवैलेंट 24/2 12. तो ये आ जाएगा कितना? मैग्नीशियम कितना आएगा भाई मेरे? 12 ग्राम ऑफ क्या? mg मैग्नीशियम. 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. और एक आगे का एग्जांपल बोलेंगे हम आपको. एल्यूमिनियम के बारे में बोलते हैं. 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है तो कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट मास. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27. यस, वैलेंसी ट्राइवैलेंट 27/3. आंसर आएगा 9. तो ये आएगा 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए. देखो, अब हम आपको पूछने वाले, when 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इधर से, when 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, how many liters of magnesium is deposited? What volume of magnesium deposited? What volume of aluminum deposited? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 1 मोल. 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 24 ग्राम का 1 मोल हुआ 12 ग्राम का हाफ मोल. ये हो गया भाई मेरे हाफ मोल ऑक्सीजन. बराबर. आगे आंसर दीजिए आप. बोलो, आप ही बोलो. अच्छा, हाफ मोल को क्या नजर आ रहा है आपको? ये हाफ मोल, ये हाफ मोल. हाफ मोल को क्या नजर आ रहा है? 11.2 लीटर. 11.2. आपका भी आंसर 11.2. आपका भी 11.2. यू ऑल आर 100% रॉन्ग. वो कैसे भाई? ये मैग्नीशियम मेटल है, ये सॉलिड है. हमने जो लॉ बोला था ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट SPP. दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, नॉट फॉर सॉलिड. तो 12 ग्राम मैग्नीशियम को आप 11.2 लीटर कैसे बोलोगे? नहीं हो सकता. फिर आपको अगर डाउट है तो सर फिर इसका हम वॉल्यूम कैसे निकला डिटरमाइन करें? भाई जब मास मालूम है, बराबर, तो वॉल्यूम अगर चाहिए तो क्या मालूम चाहिए? इसकी डेंसिटी शुड बी नोन. जब मैग्नीशियम की डेंसिटी आपको पता होगी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. बराबर. मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन गैस लॉ का कांसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है. 9 ग्राम of aluminum, 27 gram of aluminum corresponds to 1 mole. So 9 gram of aluminum corresponds to how much moles? बोलिए. 9 ग्राम of 27 का 1 मोल तो 9 ग्राम का कितना मोल? ये देखो 27 ग्राम of aluminum corresponds to 1 mole. So 9 gram of aluminum corresponds to how much moles? Cross multiplication क्या आएगा? 9/27 मतलब 1/3. तो ये आएगा भाई मेरे 1/3 मोल. आप समझ में आई बात? बराबर. ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट ऐसा है, सिर्फ एनसीईआरटी में से ही पढ़ो आप. लिटिल कंसेप्ट पढ़ो, छोटे छोटे 2-3 बुक से पढ़ते समय एकदम छोटी सी घाघर के माफिक लगता है केमिस्ट्री.
दिखने में घाघर है, अंदर कंसेप्चुअली जाओ डूब जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ा सागर है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा सागर है। ओके, आगे के कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में और आगे हम आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।